ये साथियों, इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हमको रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की एक और विधि पढ़ना है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि, या इसी को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। तो इस विधि को हमको पढ़ना है। अब इसका जो फॉर्मूला हमको आज डिराइव करना है, व्युत्पन्न करना है, इस फार्मूले वज्र गुणन विधि के फार्मूले को बनाने के लिए हम या तो प्रतिस्थापन विधि की मदद लेंगे या फिर विलोपन विधि की मदद लेंगे। इसीलिए क्योंकि हम इन विधियों को पढ़ चुके हैं और इसका फार्मूला हमको बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि के लिए रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब दो रैखिक समीकरण लेते हैं और रैखिक समीकरण का मानक रूप लेते हैं। मानक रूप का फार्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है। अब हमको दो रैखिक समीकरण चाहिए, या ये कहिए कि रैखिक समीकरण युग्म का मतलब रैखिक समीकरण युग्म चाहिए या रैखिक समीकरणों का जोड़ा चाहिए। तो इसके लिए हम इसको 1 1 1 मानकर एक रैखिक समीकरण बना लेंगे और 2 2 2 लेकर दूसरा रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो क्या लेंगे, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, इससे हमने एक बना लिया, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा लेते हैं, ये मानक रूप है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह कोई संख्याएं होगी, यानी अचर मान होंगे। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं फार्मूला बनाने के लिए, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो, x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकालकर एक समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में रखो, या फिर विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को विलोपित किया जाता है या जिसको कहते हैं गायब किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि से इसका फार्मूला बनाएंगे। प्रतिस्थापन से भी आप बना सकते हो। अब विलोपन विधि से बनाने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमको किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करते हैं, या तो x के गुणांकों को बराबर करते हैं या y के गुणांकों को बराबर करते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो विलोपन विधि का सही अर्थ भी यही होता है कि पहले आप किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करके विलोपित कर दो और दूसरे चर का मान निकालो, और फिर उसके बाद दूसरे चर के गुणांकों को विलोपित कर दो और पहले चर का मान निकाल लो। हालांकि हम ऐसा नहीं करते थे। हम क्या करते थे, एक चर के गुणांकों को विलोपित करते थे, यानी एक चर को विलोपित करते थे और दूसरे चर का मान निकालते थे, और दूसरे चर का मान जो निकलता था वो हम समीकरण 1 या 2 में रखते थे। लेकिन एक्चुअल कंडीशन अगर आप समझें तो विलोपन विधि का मतलब होता है, पहले आपको एक चर को विलोपित करके दूसरे चर का मान निकालना है और फिर दूसरे चर को विलोपित करके पहले चर का मान निकालना है। एग्जैक्ट विलोपन विधि का मतलब यही होता है, और हमारी पुस्तक में जिस तरह के चरण दिए उसी के हिसाब से हमने हल किया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले किसी एक चर को हम विलोपित करते हैं गुणांक बराबर करके। तो पहले हम इसको विलोपित कर लेते हैं, y को। अब y को विलोपित करने के लिए हमको इसके गुणांक बराबर चाहिए। यहाँ इसका गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक b2 है। गुणांक दोनों के अलग अलग है। ऐसे समय में एक तरीका ये है कि ये जो है b1, इसका गुणा दूसरे समीकरण में कर लो, और यहाँ जो है b2, इसका गुणा पहले समीकरण में कर लो। क्या करना है, इसका गुणा दूसरे समीकरण में कर देंगे, सभी में होगा गुणा, और इसका गुणा पहले समीकरण में करेंगे, तभी मतलब सभी में होगा गुणा। तभी क्या होगा, ये गुणांक बराबर हो जाएंगे। कैसे, अगर हम b1 के साथ यहाँ पे क्या चाहिए, b2, अगर हम b1 के साथ b2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b1 b2, और b2 के साथ b1 का गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा b2 b1, यानी b1 b2। तो ऐसा हम करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर संख्याएं होती तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता, तो हम कहते हैं इसमें 3 का गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा करना है, तब 6 6 हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा करना है अपने को। किसको विलोपित करना है, y को विलोपित करना है, तो y के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में किसका गुणा करना है, b2 का, और समीकरण 2
इसमें गुणा करते हैं हम b1 का, और दोनों के चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे, चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं। तो सभी में करेंगे गुणा, तो यहाँ क्या होगा, b2 का गुणा a1 में होगा तो ये होगा b2 a1 प्लस b2 का गुणा b1 में होगा तो ये होगा b2 b1 y प्लस b2 का गुणा c1 में होगा तो ये होगा b2 c1 बराबर 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। b1 का गुणा सभी में करते हैं तो यहाँ पे होगा b1 a2, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पर भी x प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा b1 b2 y प्लस b1 c2 बराबर 0 में गुणा करेंगे तो 0। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप क्या करना है, हमने किसके गुणांकों को बराबर करना है, यहाँ पे y के गुणांकों को। आप पहले x के गुणांकों को भी कर सकते थे। इसको हल करना है, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह होगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस का होगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस का माइनस और यहाँ पर भी माइनस होगा। अब ये b1 b2 y है तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो क्या बचेगा, b2 a1 x माइनस b1 a2 x। अगर यहाँ संख्याएं होती तो हम घटा के लिख लेते हैं मान, लेकिन यहाँ पे अचर है, यहाँ पे कोई संख्याएं नहीं है तो इसको जैसा का वैसा हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बचा है, प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। इन दोनों में से x कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, b2 a1 माइनस b1 a2, x कॉमन निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ से, दोनों में से x कॉमन है, और प्लस यहाँ पर बचेगा b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर 0। अब यहाँ पे ये x के साथ पूरा कोष्टक गुणा में है, इन दोनों को इधर लेकर जाते हैं तो यहाँ आएगा b2 a1 माइनस b1 a2 x बराबर, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा b2 c1 और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा b1 c2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस को पहले लिख लेते हैं, तो इधर क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं प्लस वाले को b1 c2 माइनस b2 c1। अब यहाँ पर है कोष्टक के बाहर x, यहाँ पे हम क्या करते हैं, a वाले को पहले लिख लेते हैं, b वाले को बाद में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, आगे पीछे लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख रहे हैं कि a के बाद b आ जाए, b के बाद c आ जाए, c के बाद a आ जाए, तो a के बाद b है, b के बाद बराबर जैसे यहाँ c है, c के बाद a, क्योंकि a b c में ही अपना काम चल रहा है तो ये एक चक्र हम लोग को दिखे, इसीलिए a के बाद बराबर b, a के बाद b के बाद c, b के बाद c, और c आएगा तो c के बाद a आएगा तो ac में c को पहले लेंगे, a को बाद में, इस तरह से चक्र के रूप में हम ले रहे हैं। ऐसा a के साथ b तो a पहले b बाद में, b के साथ c है तो b पहले c बाद में, और c के साथ a है तो c पहले a बाद में, इस तरह से इसके हिसाब से हम बना रहे हैं। अब यहाँ ये पूरा कोष्टक जो है x के साथ गुणा में है तो यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा, तो ऊपर क्या है b1 c2 माइनस b2 c1, और पूरे के बटे में आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। आप चाहो तो इसको कोष्टक में रख सकते हो। तो ये जो मान है ये किसका मान आ गया, ये आ गया हमारा x का मान। x का मान हमने कैसे लाए, तो x का जो मान हमने लाए हैं वो y के गुणांकों को, यहाँ पे जो y है उस y के गुणांकों को बराबर करके लाए हम x का मान। अब हम फिर से क्या करते हैं, x के गुणांकों को बराबर करते हैं, x के गुणांकों को बराबर करते हैं और y का मान निकालते हैं। सही विलोपन का मतलब यही है कि एक चर को विलोपित करो, दूसरे चर का मान निकालो, फिर दूसरे चर को विलोपित करो, पहले चर का मान निकालो, ठीक है। तो हमने अभी चर y को विलोपित किया, अब हम चर x को विलोपित करेंगे, तो पुनः हम समीकरण 1 और 2 को लेते हैं, उसकी जरूरत हमको है यहाँ पे। पुनः समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमको चर x को विलोपित करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे a1 है तो a1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे,
और यहाँ A2 है तो इसका गुणा समीकरण 1 में करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में A2 का गुणा, समीकरण 2 में A1 का गुणा, और दोनों के चिन्ह प्लस है तो घटाएंगे, समान चिन्ह है तो घटाएंगे। तो गुणा करते A2 का गुणा करेंगे A1 में, तो यहाँ होगा A2 A1x प्लस A2 का गुणा B1 में होगा तो A2 B1y प्लस A2 का गुणा C1 में होगा तो A2 C1 बराबर 0 में होगा, तो 0 ही आएगा। A1 का गुणा सभी में करेंगे तो A1 का गुणा A2 में करेंगे तो A1 A2x प्लस A1 B2 y प्लस A1 C2 बराबर 0 में करेंगे तो 0 होगा। घटाना है, चिन्ह बदलेंगे, या प्लस का माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस का माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस का माइनस, और यहाँ पर भी प्लस का माइनस होगा। अब देखो A1 A2 कहो या A2 A1 कहो, A1 A2 कहो, ये गुणा में है, मतलब A1 A2 और A2 A1 और A1 A2 एक ही बात है और एक से है, तो ये समान पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, A2 B1y माइनस A1 B2y प्लस ये प्लस वाला लिखते हैं A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर 0 में से 0 गया तो 0। अब फिर से वही, यहाँ से y कॉमन निकलेगा, दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, A2 B1 माइनस A1 B2 y कॉमन निकालेंगे बराबर प्लस वाले को इधर लेकर जाएंगे तो ये होगा माइनस A2 C1 और माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस A1 C2। अब ये जो प्लस वाला है, इस प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं A1 C2, ये लिखा A1 C2, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस होता ही है, फिर लिखेंगे माइनस A2 C1। कितना हो गया, अब चाहो तो इसको जैसा का वैसा ही रहने दो अभी, या फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से माइनस निकालेंगे, देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, एक प्लस का चिन्ह कैसे बनता है, दो माइनस के चिन्हों से बनता है। अगर यहाँ से ये प्लस है, इसमें से अगर हमने एक माइनस निकाल लिया तो यह एक माइनस बचेगा। आप देख सकते हो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, क्या है यहाँ पे A2 B1, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस जो होता है वो कैसे बनता है, माइनस और प्लस से। अगर आपने माइनस निकाल लिया है तो क्या बचेगा, प्लस। तो ये बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, ये स्टेप हमने क्या किया, दोनों में से माइनस को कॉमन निकाला तो यहाँ प्लस है, प्लस में से एक माइनस निकाल लिया तो एक माइनस बचा, क्योंकि एक प्लस दो माइनस से मिलकर बना होता है, और यहाँ से माइनस निकल गया तो कुछ नहीं बचा, प्लस बचा। यहाँ पे क्या आएगा, A1 B2 y। ऐसा हमने इसलिए किया है, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, आप खुद ही कहेंगे कि बिल्कुल सही हमने किया है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते, माइनस प्लस वाले को पहले लिख लेते A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ y बराबर A1 C2 माइनस A2 C1। अब ये जो कोष्टक है, इस पूरे कोष्टक को हम इधर गुणा में है, इसको हम बटे में लेके जाते हैं और चिन्ह को यही रहने देते हैं माइनस को, तो यहाँ आएगा माइनस y बराबर A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये जो हमने इतना किया, ये क्यों किया, यहाँ पे हमने ये देखा था कि x का जो मान आया था उसके बटे में क्या आया था, A1 B2 माइनस A2 B1। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारा जो y का मान है उसके बटे में भी क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1, और इसीलिए हमने क्या किया, पहले ही यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल लिया ताकि ऐसा बन जाए। समझ गए होंगे आप बात को, इसीलिए हमने किया था। अब यहाँ ये जो है x का मान है और यहाँ पे हमने माइनस y के रूप में निकाला है। अब इन दोनों मानों से हम क्या करते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं, यहाँ x के रूप में है और यहाँ माइनस y के रूप में है। अगर आप इसको y रखना चाहेंगे तो ये माइनस इधर लेके जाना पड़ेगा,
तो हम माइनस वाई के रूप में रहने देते हैं। तो इन समीकरणों को फिर से हम एक बार लिख लेते हैं, इन मानों को x और y को, ये जो मान हमने निकाले हैं उनको एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। देखो तो x का मान हमने क्या निकाला था, x बराबर हमारे पास आया x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, x का मान आ गया। और माइनस y के रूप में हमने क्या मान लाए थे, तो ये मान हमारे पास है, देखो a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, दिख रहा है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमने सिर्फ किस लिए किया है, ये इसीलिए किया था कि जो बटे का मान है ना वो समान दिखे, इसीलिए हम यहाँ माइनस वाई रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके बटे में और इसके बटे में सेम पद है। अब ये जो ऊपर का पद है अगर हम इसको इस साइड लाते हैं तो ये बटे में आ जाएगा। देखो इस तरह से आएगा x बटे, ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, अब यहाँ से पूरा पद आ गया है तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा, यहाँ से पूरा निकल जाएगा। और यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं, मतलब एक का गुणा है, ये पूरा अगर आ जाएगा बटे में, ये समझिए कि गुणा में था इधर बटे में आ गया, तो यहाँ एक बचेगा। बटे क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1। इसको अगर हम देखें तो माइनस y, इसके बटे में अगर इसको लेके आएंगे तो देखो किस तरह से लिखेंगे, a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर क्या बचेगा, एक बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि c पहले आए a बाद में आए, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो c वाले को पहले a वाले को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये भी चलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो है ये वाला पद और ये वाला पद समान है। जब ये दोनों पद समान हैं तो इसके साथ ये बराबर है और इसके साथ ये बराबर है। जब ये दोनों पद समान है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। समझना बात को, समझ रहे बात को। ये देखो ये जो पद है यही वाला पद यही है। मान लीजिए ये कोई लड़का है और यही वाला लड़का ये है, इसका दोस्त ये है और इसका दोस्त ये है, तो क्या तीनों आपस में दोस्त नहीं है? क्योंकि इसका दोस्त ये है और इसी का दोस्त ये भी है, तो तीनों आपस में दोस्त है, मतलब तीनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, इसको लिख देंगे माइनस y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारा फार्मूला बन गया वज्र गुणन विधि का, ये फार्मूला बन गया। अब ये आया कैसे, थोड़ा सा हम इसको, हमारे जो मानक रूप है उसको एक बार फिर लिख लेते। देखो ये फार्मूला बन गया है, तो बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा, बहुत कठिन आप इसको मत समझिए, सिंपल तरीके से आपको ये बन जाएगा। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसलिए कठिन आपको लग रहा होगा, पर बहुत आसान है। देखो अब इस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। देखो पहला मानक रूप का समीकरण क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहले आपको x के बटे में लिखना है, तो x के बटे में लिखना है तो आप इसको भूल जाइए, इसको भूल गए। अब देखिए नाम क्या था, वज्र गुणन, इसको अगर आप भूलते, देखो इसका तिर्यक गुणा इसके साथ और इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, चरों का गुणा, मतलब जो अचर है चरों का गुणा नहीं करना है, जो अचर है y को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनके साथ जो गुणांक है y के गुणांक और ये अचर पद इनका गुणा करना है। देखो तिर्यक गुणा बोला था हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो p1 यहाँ से आना है ना, मतलब लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड नीचे जाना है, इस टाइप से। देखो p1 c2, ये देखो p1 c2 माइनस b2 c1, आपको चलना हमेशा इधर से इधर ही है। तो जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो b1 c2 फिर माइनस चिन्ह आ रहा है और फिर b2 c1, समझ गए, ये पद आ गए। अब आपको y का मान निकालना है, तो इसको छुपा देंगे, जिसका मान निकालना उसको छुपा दिए। देखो a1 c2
माइनस A2 C1। समझना बहुत ध्यान से, y का मान निकालना है तो y के मान के लिए y को छुपा दिया, A1 C2 माइनस A2 C1। हर बार पहले ऐसे जाना फिर ऐसे जाना, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आपको अचर पद को छुपा देना है, एक लिखा है मतलब अचर है। अब क्या करेंगे, फिर ऐसे जाना, A1 B2 माइनस A2 B1। बहुत आसान है, देखिए। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, माइनस y लेना है, y को माइनस ही रखना है, ध्यान रखना। तो पहला अपने को x का मान निकालना है तो इसको छुपा देंगे तो क्या होगा, B1 C2 माइनस B2 C1, ये हो गया। y का मान निकालना है तो ऊपर लिख दिया माइनस y, A1 C2 माइनस A2 C1। फिर आपको अचर का मान निकालना है तो A1 B2 माइनस A2 B1। मतलब ये कितना आसान है, आप बहुत ही आसानी से बहुत कम स्टेप में आप आपका आंसर निकाल सकते हो। ये फार्मूला तो हमने बना लिया, हम क्वेश्चंस को तो डायरेक्ट ही करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान लिखेंगे, फिर ये सूत्र लगाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली उसको डायरेक्ट ही वज्रगुणन विधि से बोल के हल कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो आपका किताब का एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको मान लीजिए आपका रैखिक समीकरण इस रूप का दिया है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 या फिर 3x प्लस 4y बराबर 6, तो आपको इनको ना इधर लेके आना है। क्यों लेकर आना है, क्योंकि आपने मानक रूप इस रूप का लिया है, बराबर 0 लेके आपने ये लाए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसके बराबर 0 होना ही चाहिए, कंडीशन ये है, क्योंकि हमने बराबर 0 वालों से इनको लाया है। तो क्या बनेगा इसका, 2x प्लस 3y, ये 5 है तो माइनस 5 बराबर 0 बना लिया। मतलब मानक रूप में बनाना है पहले, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। इसको क्या लिखेंगे, देखो 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0, इस टाइप से। अब देखो एक हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन जो है पहले का पहला ही है, सिंपली उसको बाद में प्रश्नावली में हम लेंगे, अभी तो इसको सिर्फ समझने के हिसाब से ले रहे हैं। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, एक ये है, और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब डायरेक्टली हल करें इसको, समीकरण एक समीकरण तो यही दे देते हैं। कैसे हल करना है इसको, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। देखो हम लिख देते हैं वज्र गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे करेंगे, देखो x बटे माइनस वाई बटे और 1 बटे, x का मान निकालना है, इसको छुपा दिया। गुणा करते समय चिन्हों को भी ध्यान रखना है, पहले इधर से इधर फिर इधर से इधर। माइनस 3 का गुणा माइनस 2 के साथ, माइनस 3 का गुणा माइनस 2 के साथ, ठीक है। फिर माइनस लगाना ही है फॉर्मूले के हिसाब से। फिर माइनस 9 का गुणा माइनस 3 के साथ, माइनस 9 का गुणा माइनस 3 के साथ हम लिख रहे हैं अभी, आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। y का मान निकालना है तो y का मान निकालना, y को छुपा देते हैं। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का गुणा माइनस 2 के साथ, 1 का गुणा माइनस 2 के साथ, फिर माइनस लगाना है। फिर 3 का गुणा माइनस 3 के साथ, 3 का गुणा माइनस 3 के साथ, फिर अचर पद को छुपा देना है। 1 का गुणा माइनस 9 के साथ, 1 का गुणा माइनस 9 के साथ, फिर माइनस 3 का गुणा माइनस 3 के साथ, तो 3 का गुणा करेंगे माइनस 3 के साथ। अब इसको हल करते हैं आगे, x बटे माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 का गुणा 3 के साथ 27 बराबर माइनस y बटे 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9 बराबर 1 बटे 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 3 दिया 9 होगा, ठीक। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये होगा x बटे 27 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 21, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस बराबर माइनस y बटे 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे होगा 1 बटे 9, 9 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0। अब यहाँ पे ये जो माइनस है इसको इसके साथ लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस ऊपर हो तो उसको नीचे भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ देखिए, 1 के बटे में 0 आ गया, जब 1 के बटे में 0 आ गया तो आप ये देखेंगे कि इसके साथ इसको लेके x का मान निकालेंगे और इसके साथ इसको लेके y का मान निकालेंगे, तो हम x बटे माइनस 21 बराबर 1 बटे 0 लेंगे x का मान निकालने के लिए, और माइनस y बटे 7 इसके साथ लेंगे 1 बटे 0,
y का मान निकालने के लिए। लेकिन बटे में जो 0 है ये जब इधर जाएगा तो x पूरा 0 हो जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो y पूरा 0 हो जाएगा। तो जब x और y 0 आ जाएंगे तो हम मान किसके निकालेंगे? इसीलिए जब भी 1 के बटे में 0 आएगा तो उस स्थिति में जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा उसका कोई हल नहीं होगा। 1 के बटे में जब 0 आएगा तो कोई हल नहीं। हालांकि जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी के हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि आपकी प्रश्नावली में क्या कहा है कि पहले चेक करो, बोलते हैं कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 अनुपातों से। तो इतना तो करना नहीं पड़ेगा जब वो पहले चेक करने के लिए बोलेगा। अद्वितीय होगा तभी ये विधि लगाना है, ऐसा आपके प्रश्नावली में कहा है। दूसरी कंडीशन और बता देता हूँ, जब x के बटे में 0 आ जाए, y के बटे में 0 आ जाए, ऐसी कंडीशन बने, और साथ में 1 के बटे में भी 0 आ जाए। जब ऐसी कंडीशन बने तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम लिखेंगे अनेक हल, अनेक हल होंगे। अब यहाँ पे हमने ये कहा कि कोई हल नहीं, इसीलिए क्योंकि ये हो जाएगा 0, लेकिन बराबर आ जाएगा -21, फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, बराबर आ जाएगा 7। ये जो कथन है ये असत्य कथन है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम लेंगे इसके बराबर इसको लेके चलेंगे, इसके बराबर इसको लेके चलेंगे, तो इन दोनों को बराबर लेंगे, x बटे 0 बराबर 1 बटे 0, और यहाँ होगा y बटे 0 बराबर 1 बटे 0। तो ये आ जाएगा कुल मिला के 0 बराबर 0, यहाँ पे भी होगा 0 बराबर 0। तो ये सत्य कथन है, इसीलिए अनेक हल होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब तीनों के बराबर 0 आते हैं, ऐसी कंडीशन बनती है तो अनेक हल, और एक के नीचे सिर्फ 0 आता है तो कोई हल नहीं। अब एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। ये क्वेश्चन एक दूसरे का दूसरा है, इसमें देखो पहले इसको हम मानक रूप में बना लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0, इसको नाम 1 देंगे। ये होगा 3x प्लस 2y, 8 इधर लेके जाएंगे -8 बराबर 0, बराबर 0 करके ही हल करना है। अब इसको हल कौन सी विधि से करना है? वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। कैसे हल करते हैं? पहले हम लिखेंगे x बटे, उसके बाद लिखेंगे y बटे, और फिर -y बटे और 1 बटे। तो x का मान निकालना है तो इसको छुपा देंगे, तो यहाँ एक y के गुणा में +1 है, 1 का गुणा -8 में, 1 गुणा -8, फिर माइनस लगाना है, 2 का गुणा -5 में, 2 गुणा -5। y का मान निकालना है 2 का गुणा -8 में, 2 गुणा -8, फिर माइनस 3 का गुणा -5 में, 3 गुणा -5। ऐसे ही अचर के लिए देखना है, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस 3 का गुणा y के साथ 1 का गुणा है तो 3 एकम 3। इसको आगे बढ़ाते हैं तो x बटे ये आ जाएगा -8 माइनस माइनस +10 बराबर -y बटे 8 दूनी -16 माइनस माइनस +5 दिया 15 बराबर 1 बटे 1। इसको हल करते x बटे 10 में से 8 गए 2, माइनस y बटे, ये चिन्ह अलग अलग है, 16 में से 15 गए 1, माइनस का 1 आएगा बराबर 1 बटे 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। एक बार इसके साथ इसको लेके x का मान निकालेंगे, फिर इसके साथ लेके y का मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 और y बटे 1 बराबर भी 1 बटे 1। तो तिरक गुणा कर देते हैं, 1 का गुणा x में करेंगे तो x, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, x का मान आ गया 2, y का गुणा 1 में करेंगे तो y, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। इस तरह से x और y के मान निकालेंगे। सूत्र भी हमने नहीं लगाया लेकिन हमको टेक्निक पता चल गई। तो ये जो तिर्यक गुणा करने की विधि है इसी को हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। क्वेश्चंस करेंगे प्रश्नावली के तो और बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। थैंक यू।